नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प से ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 21,406.36 करोड़ रुपए की लागत वाले 11,346 पथों और 730 पुलों का रिमोट के माध्यम से कार्यारंभ एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आज कार्यारंभ एवं शिलान्यास किए गए ग्रामीण सड़कों एवं सेतु की योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। प्रस्तुतिकरण में दीपक कुमार सिंह ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत योजनावार ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण की अद्यतन स्थिति, निर्मित ग्रामीण पथों के नवीनीकरण, उन्नयन की विवरणी, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना तथा सुलभ संपर्कता योजना की प्रगति एवं अध्ययन स्थिति को साझा किया। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। बता दें, अपराधियों ने गुरुवार सुबह एक व्यक्ति को अस्पताल परिसर में गोली मार दी। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। घटना के बाद एक नामी अस्पताल में पैरोल पर बाहर आए चंदन मिश्रा इलाज के लिए भर्ती हुए थे। इस दौरान अपराधी उनके कमरे में घुसे और उन्हें गोली मार दी। इस हमले में चंदन बुरी तरह से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार चंदन को कमरा नंबर 209 भर्ती में किया गया था। इस दौरान कुछ बदमाश कमरे के अंदर आए और फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि 5 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। गोली मारने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी। इनका ये इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत है। अभी जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पे है, इस पे भी हम लोग ये पता करवा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी जा रही है। सासाराम में रिश्वत लेते हुए बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के यूनियन बैंक के मैनेजर विजय कुमार और क्लर्क विकी कुमार को सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रोशन चौरसिया नामक एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए मुद्रा लोन को जारी करने के बदले 6,000 रिश्वत ले रहे थे। इसी दौरान सीबीआई ने रंगे हाथ दोनों को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी यूनियन बैंक की शाखा से हुई है। शिकायतकर्ता रोशन चौरसिया ने सूचना दी कि बैंक के प्रबंधक उनसे 3 लाख रुपए के मुद्रा लोन के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। सावन के पावन महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर से बढ़ते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने गुरुवार को मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। उन्होंने नगर प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश देते हुए साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। सावन मास के पावन अवसर पर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कांवड़िए गंगा जल लेकर बोल बम के जयघोष के साथ देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार की यात्रा में एक खास आकर्षण बनकर उभरी है असम के तिनसुकिया जिले से आई 51 श्रद्धालुओं की टोली, जिसे नवशक्ति नाम दिया गया है। इस विशेष दल में 9 महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपने नृत्य, भक्ति गीतों और उल्लासपूर्ण माहौल के कारण कांवड़िया पथ पर हर किसी का ध्यान खींच रही है।
बात करेंगे झारखंड की। ओडिशा के बालासोर जिले में एफएम कॉलेज की एक छात्रा की आत्महत्या से झारखंड की राजनीतिक गलियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना से आहत राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि साल 2014 से बीजेपी का चेहरा बदलकर बेटी जलाओ पार्टी बन चुका है। शिक्षिका बनने के लिए, समाज में अच्छे सोच पैदा करने के लिए, बच्चों को सही रास्ते में दिखाने के लिए जो शिक्षक तैयार होते हैं वो बैचलर ऑफ एजुकेशन या मास्टर ऑफ एजुकेशन के बाद ही तैयार होते हैं। और बैचलर ऑफ एजुकेशन की छात्रा कोई एक नहीं, लगभग 10 छात्राओं ने प्रधान अध्यापक से शिकायत किया कि हमारा विभागाध्यक्ष हमसे असभ्य भाषा में बात करता है, असभ्य इशारे करता है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए बात करता है, पर कोई कार्रवाई प्रधान अध्यापक द्वारा नहीं। और एक लड़की जो हम सबकी बेटी, देश की बेटी, उसी को दोषी ठहरा दिया जाए। इसके खिलाफ छात्र आंदोलन में जाते, वो हमारा अनशन पर बैठती, फिर से गुहार लगाती है प्रधान अध्यापक से। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संबंधी व्यय, एसआरई निधि और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम SCAS की राशि रोकने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई है। इसी क्रम में पत्रकारों से एक चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने नक्सलवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पाया है। हालांकि पूरी तरह से अभी भी राज्य से नक्सलवाद की समस्या से उभर नहीं पाया। ऐसी स्थिति में केंद्रीय सहायता का बंद किया जाना नक्सल विरोधी अभियान पर बहुत बड़ा असर डाल रहा है, जो किसी भी लिहाज से बर्दाश्त किए जाने योग्य नहीं है। राजधानी रांची में हुए सबसे बड़े जमीन घोटाले के मामले के खिलाफ झारखंड पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी के आदेश के अनुसार अब इस मामले को लेकर अब जांच की पूरी जिम्मेदारी सीआईडी ब्रांच को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक रांची के कांके थाने में दर्ज हुए इस मामले से जुड़े केस की जांच में एनआईसी और अंचल कर्मियों की संलिप्तता का बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अनुराग गुप्ता ने तुरंत आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब इस केस को सीआईडी की टीम पूरी तरीके से टेक ओवर करने के लिए तैयार हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इस मामले पर बीते बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त निर्धारित कर आदेश पारित किया है। इससे पूर्व में कोर्ट के अंदर प्रार्थी सुदेश केडिया और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से बहस हुई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लोकेश कुमार ने भी पैरवी की, जिसमें प्रार्थी अमित अग्रवाल, सुदेश केडिया और अजय कुमार सिंह की ओर से अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। राजधानी रांची में एचईसी सप्लाई श्रमिक संगठनों द्वारा आज सुबह 11 बजे हड़ताल का आह्वान किया गया। इस दौरान सैकड़ों एचईसी श्रमिकों ने पोस्टर हाथ में थामे सड़कों पर धरना दिया। जानकारी बता दें आपको कि इस हड़ताल का समर्थन करते हुए आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता देवशरण भगत, हसन अंसारी और प्रवीण प्रभाकर सहित अन्य ने मौके पर पहुंचकर उन सभी श्रमिकों से मुलाकात की और उनकी मांगों को संबोधित करते हुए पत्रकारों से एक एक कर सबने बात भी की। आपको बताते चलें कि ये प्रदर्शन एचईसी मुख्यालय के पास ही चला, जहां आजसू नेताओं ने इस हड़ताल के समर्थन में रांची से दिल्ली तक आंदोलन करने की चेतावनी जारी की। कर्मियों के संघर्ष समिति के इस कार्यक्रम में हम लोग उनके दर्द के साथ, उनकी समस्याओं के साथ, उनके संघर्ष के साथ जुड़ने के लिए आजसू पार्टी की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देशन पर
प्रवीण प्रभाकर जी और हम आज उपस्थित हुए हैं और पूरी परिस्थिति को यहाँ जानने के बाद हम उन्हें अवगत कराएंगे। और निश्चित तौर पर कि जो स्थिति यहाँ चल रही है, करीब 13-14 दिन से इन लोग धरना पे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रबंधन के माध्यम से या प्रबंधन के द्वारा कोई सकारात्मक पहल की जा रही। यहाँ वही लोग हैं जिन लोगों ने जमीन दिया, जो लोग विस्थापित हुए और विस्थापितों के जो आश्रित परिवार है और उन लोगों के साथ जो काम करने वाले हैं वही लोग हैं। मूल रूप से कहे कि एचईसी को बनाने, एचईसी को संवारने या एचईसी को चलाने वाले परिवार के लोग आज रोड में उतर करके संघर्ष कर। राजधानी रांची में जमीनी विवाद, अतिक्रमण और म्यूटेशन से संबंधित मामले लेकर आए दिन महानगरवासी जिला प्रशासन के सामने अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने एक बड़ी पहल की है। दरअसल इस तरह के मामले को लेकर जनता द्वारा लगातार आ रही शिकायतों पर उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले के सभी अंचल कार्यालय में अब हर मंगलवार जनता दरबार का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान आम नागरिक सीधे अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं और अपनी शिकायतों का समाधान पा सकते हैं, जिसकी शुरुआत होते ही पहले आयोजन में जिले के विभिन्न अंचलों से संबंधित अंचल अधिकारी ने जनता की समस्याओं को सुना। अंचलों को लेकर आई रिपोर्ट का कहना है कि इस कदम पर जोर देते ही इसका प्रभाव दिखाई पहले दिन से शुरू हो गया है और आम नागरिक अपने लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर अपने अपने प्रखंड और अंचल कार्यालयों में पहुंचे थे, जिसमें मुख्य शिकायतें भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले जैसे म्यूटेशन और अतिक्रमण से जुड़ी हुई थीं। देवघर के जल संसाधन विभाग में हेड क्लर्क राजेंद्र प्रसाद मंडल और अनुसेवक करण सिंह का एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों कार्यालय अवधि में सरकारी दफ्तर के अंदर शराब और सिगरेट की महफिल सजाए नजर आ रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे सरकारी टेबल कुर्सी, फाइलों और दस्तावेजों के बीच गाना शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो की धुन पर कर्मचारी नाचते झूमते दिख रहे हैं और महफिल में सिगरेट के कश और शराब की बोतलें घूम रही हैं। सरकारी कार्यालय में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना, अनुशासनहीन और आपराधिक गतिविधि ने पूरे प्रशासनिक तंत्र की साख को झकझोर कर रख दिया है। लापरवाही की हद तो तब पार हो गई जब यह सब कार्यालय समय के दौरान हुआ और सरकारी कर्तव्यों को तिलांजलि देकर सरकारी संसाधनों का खुलेआम दुरुपयोग किया गया। वहीं पूरे मामले पर देवघर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने चिट्ठी जारी करते हुए आदेश दिया कि जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसकी जाँच की जाए, जिसके बाद आरोप सिद्ध होने पर संबंधित लोगों पर नियम संगत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। झारखंड के पलामू जिले में कल रात देर रात तक हुई भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके बाद सुबह घुटनों तक पानी से लबालब सड़कों पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। जल भराव, गंदे नाले से निकलने वाला पानी और ड्रेनेज सिस्टम की बदहाल स्थिति को देखते हुए मेदिनीगढ़ के उप महापौर मंगल सिंह ने खुद से ही स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बारिश में भीगते हुए पानी में घुसकर लोगों की मदद के लिए फौरन अपना कदम आगे बढ़ाया और जेसीबी को बुलवाकर नाले की सफाई कराई। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास परिसर से मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों को समय पर प्रभावी उपचार मिल सकेगा। यह स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पुराने अनुपयोगी हो चुके वाहनों को स्क्रैप कर उनकी जगह अत्याधुनिक नए वाहन शामिल किए गए हैं। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध निरीक्षण और निगरानी को भी गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिला और विकास खंड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वाहनों से नियमित निरीक्षण, स्वास्थ्य शिविरों की निगरानी, दूरस्थ अंचलों तक त्वरित पहुंच और आपातकालीन परिस्थितियों में समयबद्ध हस्तक्षेप
संभव हो सकेगा। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन अधिक प्रभावी और गतिशील होगा तथा राज्य में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली और अधिक सक्रिय, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी बनेगी। यह पहल प्रदेश के संपूर्ण स्वास्थ्य तंत्र को गति देने का कार्य करेगी। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा स्वास्थ्य विभाग पिछले 1.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने में सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छा काम हो रहा है। और आज 514 जो विभाग में पुरानी गाड़ियां थी, 15-15 साल 20-20 साल की गाड़ियां थी, उनको स्क्रैप करके 151 नई गाड़ी आज लोकार्पित किए हैं, जो प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे। और फील्ड वर्क करने में थोड़ी तकलीफ होती थी वाहन की कमी के कारण, अब 4-4, 5-5 वाहन हर जिलों में जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छे से काम हमारे विभाग के अधिकारी कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज छत्तीसगढ़ की जनता। मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2024-25 के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उत्कृष्ट विधायकों की घोषणा करते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा को वर्ष 2024-25 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में उनके नाम की घोषणा की। भावना बोहरा ने वर्ष 2024 से 25 की अवधि में संपन्न हुए बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र में विधानसभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान सक्रियता में भाग लिया। वहीं क्षेत्र एवं प्रदेश से जुड़े प्रमुख मुद्दों और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान व आवश्यकताओं को लेकर मुखर रहे। आज उत्कृष्ट अलंकरण समारोह का आयोजन था और यहाँ पर वो परिपाटी है। और आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में श्रीमती भावना बोहरा और श्री लखेश्वर बघेल दोनों को उत्कृष्ट विधायक के रूप में पुरस्कृत माननीय गवर्नर साहब ने किया। और बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम रहा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, गवर्नर साहब तो मुख्य अतिथि थे ही, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी और सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और मीडिया के क्षेत्र में भी राकेश पांडे जी, योगेश मिश्रा जी और एक कैमरामैन, उनको भी मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान मिला। तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश को बधाई दी और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, स्वच्छता परमो धर्मः। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपनी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की टीम के साथ विज्ञान भवन पहुंचे और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 से चालू हुई है, तब से कांग्रेस सिर्फ इसमें राजनीति कर रही है। 2019 से 24 तक केंद्र सरकार ने 3 पत्र भूपेश बघेल की सरकार को लेकर आग्रह किया था। गरीबों के मकान को बनवाए 3 पत्र प्राप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल की सरकार चुप रही और जब चुनाव आने वाला था तब उसे योजना का फिर से लाभ लेना चाहते थे। PMAY.gov.in ये केंद्र की सरकार का साइट है। मेरे बोलने पर क्यों जाएंगे आप उसको देख लीजिए। अब आप कोई ये कहे कि वहीं जाकर बदल दे रहा है, ये तो फिर एक अलग मामला है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप उस पर जाकर देख लीजिए। विष्णुदेव जी की सरकार में 11 लाख आवास स्वीकृत, 11,40,000 आवास स्वीकृत कर चुके हैं। मेरी बात समझ रहे? 11,40,000 आवास भाई। पिछले वर्षों में जितना नहीं हुआ उतना इस 1.5 साल में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ही उदारता के साथ इस काम को, और 3 लाख आवास हमारे पास और है, अभी उसको भी स्वीकृत करेंगे तो 14,50,000 आवास पूरे के पूरे स्वीकृत हो जाएंगे। 2,47,000 वो आवास हैं जो इन लोगों ने एक आध किस्त देकर के छोड़ दिया था। अगर आप कहें तो मैं पूरी ब्रीफिंग करूंगा, एक बार डिटेल बताऊंगी आपको। है क्या भाई? लाभ बोला।
बात करेंगे राजस्थान की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को जयपुर के ग्राम ददिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार शाम को सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जबलपुर के स्मार्ट सिटी अस्पताल पहुंचे पीड़ित ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई है। बता दें, उदयभान सिंह गौड़ का सिटी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट को लेकर इलाज कराया गया, जिसके एवज में मुझसे इलाज का पैसा बोलकर लिया गया कि क्लेम की राशि मिलने पर आपका दिया हुआ पैसा काटकर वापस कर दिया जाएगा। अस्पताल प्रबंधक अमित खरे साफ तौर पर मुकर गए और क्लेम की रकम हड़प ली। प्रयागराज कुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुई मोनालिसा फिल्मी दुनिया की नई कलाकार बन चुकी है। यह वायरल गर्ल पहली बार मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला के पिछौर में पहुंची, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मोनालिसा पिछौर के रेस्ट हाउस पहुंची, जहां उनके आने की खबर फैली। लोगों का हुजूम रेस्ट हाउस के बाहर जमा हो गया। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। बॉलीवुड सिंगर पर हुए कातिलाना हमले के जुर्म में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय विशाल के रूप में की गई है, जो कि हरियाणा के गांव जाजल जिला सोनीपत का रहने वाला है। वहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि सिंगर पर हमला उसे धमकी देने के लिए किया गया था। सिंगर ने अपना काम शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। इन्फॉर्मेशन गुरुग्राम पुलिस को आई थी कि एसके रोड पे एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिस पर कि गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें स्पॉट पर पहुंची थी। तो काफी स्पॉट पर मेहनत करने के बाद एक बुलेट मार्क स्पॉट पर पुलिस को मिला था, जिसके ऊपर की लेटर ऑन विक्टिम के द्वारा दी गई कंप्लेंट के ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें घटना के कुछ ही घंटों के बाद में जो वारदात में गाड़ी प्रयोग हुई थी, आरोपी के द्वारा जो प्रयोग हुई थी, उसको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया था। लेटर में इसमें फर्दर डेवलपमेंट ये है कि कल इसमें गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक एक्यूज को इसमें अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किया गया एक्यूज है, उसकी पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो कि 25 वर्षीय युवक है और सोनीपत के एक गांव जाजल का ये रहने वाला पाया गया है। इंटेरोगेशन में इसके द्वारा बताया गया है कि इसके द्वारा घटना से कुछ दिनों पहले और घटना के दिन भी विक्टिम की रेकी की गई थी और इस रेकी के बाद इसके द्वारा विक्टिम की लोकेशन अपने कुछ अन्य साथियों के साथ शेयर की गई थी, जिसके बाद इस फायरिंग के इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसको फर्दर कोर्ट में पेश करके इसकी जुडिशियल पुलिस कस्टडी हासिल की जाएगी और फर्दर इस इंटरोगेशन घटना के बारे में की जाएगी। बात करेंगे पंजाब के समराला के पास से हाला गांव के गुग्गा गाड़ी माड़ी में बीती रात चोरों ने चोरी की। बता दें, यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। गांव के सरपंच के बेटे नीरज सियाला ने बताया कि चोरों ने रात करीब 1:30 बजे चोरी की, जिसमें 2 चोर गुग्गा माड़ी से गोलक ले गए। चोरों ने पहले कमरों का मुंह दूसरी तरफ किया और फिर गोलक चुरा लिया, जिसमें से 15 से 20 हजार रुपए चोरी किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।